रिश्तों की डोर कभी कभी खून से नहीं, दिल से बंधती है, और जब समय आता है तो ये अनकही डोर जीवन की सबसे गहरी पहचान बन जाती है। ऐसे ही एक रिश्ते को बयां करती आज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। और एक उदास सुबह बिस्तर से उठते हुए रेखा ने घड़ी पर नजर डाली तो 5:30 बजे थे। यूं तो नींद काफी देर से खुल चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी उठकर भी क्या करती। खिड़की पर नजर डाली तो पर्दे से छनकर आता हल्का प्रकाश दिखाई दिया। गर्मी की सुबह भी तो जल्दी होती है। सोचा चलो अब उठा ही जाए, सुबह तो हो ही गई है। वह उठकर बाथरूम की ओर चली गई। हाथ मुंह धोकर ब्रश वगैरह करके बाहर निकली। बिस्तर ठीक किया, तब तक दूध वाला भी आ चुका था, सो दूध लिया। अब तक उनके पतिदेव प्रकाश भी जाग चुके थे और तैयार होकर सुबह की सैर के लिए निकल रहे थे। सब कुछ यंत्रवत चल रहा था, एक निश्चित धुरी पर घूम रहा था। किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जीवन में कोई उत्साह उमंग नहीं बची थी दोनों के। प्रकाश के जाते ही वे भी अखबार लेकर बैठ गईं। एक गहरी सांस लेकर दीवार पर टंगी तस्वीर पर दृष्टि डाली, जिस पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। उनकी दृष्टि धुंधला गई। किसी तरह स्वयं को संभाला और अखबार के पन्ने उलटने लगीं। हालांकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर अपने सिर को झटका। नियति के आगे आखिर किसकी चली है, और जो सच है वह तो है ही। उसे स्वीकारने में ही भलाई है, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके लिए रोते रहें। और उन्होंने बगीचे की ओर रुख किया। कुछ साफ सफाई की, सूखी पत्तियां झाड़ी, लताएं जो गिर रही थीं उन्हें सहारा दिया। तब तक प्रकाश भी दूर से आते दिखाई दिए और वे चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल दी। चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ाकर वे फिर ख्यालों में खो गईं। तरुण, उनका इकलौता पुत्र, उम्र यही कोई 18 वर्ष, होनहार, महाविद्यालय का छात्र। ऐसी ही एक सुबह वे तीनों पिकनिक के लिए निकले थे और बस 15 मिनट बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया। तरुण ही कार ड्राइव कर रहा था। वे शुरू से ही उसे स्पीड कम करने के लिए टोक रही थीं, लेकिन शरारत से मुस्कुराते हुए उन्हें डराने के लिए वह कार तेज और तेज चलाए जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आया। तुरंत उसने कार साइड में की, पर कार कुछ ज्यादा ही साइड में चली गई और सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई, और बस सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि तरुण को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन फिर भी वह बच न सका। किस्मत का खेल तो देखो, इन दोनों को बस मामूली खरोंचें ही आई थीं। कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े के अंगों का दान कर दिया था दोनों ने। समाज सेवा में रुचि जो थी उनकी। कितने बुरे दिन थे वे। महीनों उनकी आंखें नहीं सूखी थीं। जिंदगी बेमतलब की होकर रह गई थी, लक्ष्यहीन। फिर भी जब तक जीवन है, जीना तो था ही। उन्होंने पौधे लगाए, एक पप्पी भी पाला, ताकि अपने दुख पर से ध्यान कुछ हट सके। लेकिन वह कोई छोटी मोटी तलैया तो थी नहीं कि ध्यान हट जाता। यह तो दुख का महासागर था, जो रह रहकर हिलोरे मारता था। ईश्वर को भी इस उम्र में यह दुख देना था, जब वे न इधर के थे न उधर के, मझधार में थे, 40-45 के बीच की उम्र के। फिर भी समय सबसे बड़ा मरहम होता है, जो जख्मों को भर ही देता है। छन्न चाय उफन कर ऊपर आ रही थी। रेखा की तंद्रा टूटी और झट गैस ऑफ कर चाय छानकर उन्होंने ट्रे में रखी और आ गईं बाहर प्रकाश के पास, जो वहीं लान में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इतना बड़ा मकान है और वे सिर्फ 2। बनवाते वक्त तो सोचा था कि तरुण की शादी होगी, बहू आएगी, पोते पोतियों से घर भरा रहेगा, और इस कारण भी बनवा लिया था कि बेटे को बाद में परेशान न होना पड़े। और अब तो इतने बड़े घर की सफाई ही महंगी पड़ गई है। इतनी धूल जमती है कि बस पहुंचते जाओ, वह जमती जाएगी। वैसे कभी कभी उन्हें धूल का जमना भी अच्छा लगता है। कम से कम एक काम तो मिल जाता है, वरना करें क्या। घर तो जैसा का तैसा व्यवस्थित रहता है। कोई भी चीज अपनी जगह से हिलती नहीं जब तक कि वे ना उठाए। तरुण था तो कितना बखेड़ा किए रहता था। कहीं बल्ला पड़ा है तो कहीं गेंद, कहीं स्केट्स, जूते मोजे तो सारे घर में पड़े मिलते थे उसके, और कपड़े तो पूछो ही मत। कितना शौक था उसे पहनने ओढ़ने का। दिन भर उसकी चीजों को समेटने में ही वक्त बीत जाता था। कुछ कहो तो बस उसकी वही शरारत भरी मुस्कुराहट। अब कुछ अव्यवस्थित होता ही नहीं, जो जहां है वहीं रहता है। धूल की शुक्रगुजार है रेखा कि वह जमती है तो झाड़ पोंछ करने को तो मिलती है।
क्यों ना मकान किराए पर दे दें? प्रकाश चाय पीते हुए बोले। वे चौंकी। क्यों, क्या हुआ अचानक? नहीं, अचानक नहीं, कई दिनों से सोच रहा हूं। इतना बड़ा 2 मंजिला मकान है, सूना सूना पड़ा रहता है। ऊपर वाला हिस्सा किराए पर उठा दें तो कैसा रहेगा? किराएदार रहेंगे तो थोड़ी चहल पहल रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। हम दोनों ही रहते हैं, रात बेरात कोई कष्ट हो तो सहारा रहेगा, कहीं आना जाना हो तो घर सूना तो नहीं रहेगा, वे बोले। वे बात कर ही रहे थे कि गेट खुलने की आवाज आई। लगभग 35 वर्षीय एक आकर्षक व्यक्ति दिखाई दिया। अंदर आकर उसने सलीके से गेट फिर से बंद कर दिया और उन दोनों के सामने आकर अभिवादन करते हुए खड़ा हो गया। उन्होंने भी उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं अखिल शर्मा हूं, एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूं, आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूं। दोनों एक साथ पहले तो चौंके, फिर प्रकाश बोले, आपको किसने बताया कि हमारा मकान खाली है और हम उसे किराए पर देना चाहते हैं? जी, मैं इधर से अक्सर गुजरता हूं, आपका मकान देखा, लोकेशन अच्छा लगी, इसीलिए पूछ लिया। अखिल ने झुकते हुए जवाब दिया। पहले मकान देख लो, किराया हमारे हिसाब से ही रहेगा और हमें शोर पसंद नहीं। टीवी वगैरह बिल्कुल धीरे चले या ना ही चलाए और रात को समय से आ जाए, वरना गेट बंद हो जाएगा। और हां, हम शाकाहारी हैं, सो प्रकाश थोड़ा घुड़कते हुए बोले। आखिर वह अपनी गर्ज से आया था, उन्होंने थोड़े ही बुलाया था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मकान को भी क्या देखना, पसंद है तभी तो आया। बस आप इजाजत दीजिए तो सामान वगैरह ले आऊं। मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी ही हैं। उसने उठने का उपक्रम किया। उन्हें आश्चर्य हुआ, कैसा अजीब आदमी है, बस मकान चाहिए किसी भी शर्त पर। 2-4 दिनों में अखिल अपना सामान वगैरह ले आया और घर व्यवस्थित कर लिया। दोनों ने अपना कमरा बड़ी सुंदरता से सजाया था। घर में थोड़ी रौनक आ गई थी, आना जाना लगा रहता था। अखिल हमेशा उनसे पूछता रहता, कोई काम हो तो करता रहता, कभी पानी का बिल भरना तो कभी सब्जी किराने का सामान लाना आदि। और रेखा से तो उसे विशेष स्नेह था। उसके होते हुए उनकी मजाल थी कि कोई भी काम कर पाए, सब वही करता। आखिर एक दिन प्रकाश ने रेखा की चुटकी ली। क्या बात है, अखिल तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे छीन तो नहीं रहा? हटो भी, ये मेरी उम्र है क्या? 4-5 बरस छोटा होगा मुझसे, छोटे भाई जैसा है, आप भी बस। रेखा तुनक कर बोली। उम्र है तो क्या हुआ, दिखती तो नहीं हो? प्रकाश ने फिर छेड़ा। कौन जाने, सोच रहा हो कि सेवा करने से हम प्रसन्न हो जाएंगे, दिल जीत लेगा वह हमारा इस तरह, तो हम यह मकान उसे ही दे दें। अब कोई है भी तो नहीं अपना वारिस। इस घोर भौतिकवाद के युग में ऐसी सोच बहुत सामान्य सी बात है। रेखा ने एक और तरह से सोचा। हाँ, हो सकता है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि हत्या भी। जरा होशियार रहना, प्रकाश ने आशंका जताई। कुछ दिनों बाद एक दिन रेखा की तबीयत बहुत खराब हो गई। इतना तेज बुखार था और इधर प्रकाश बिजनेस टूर पर गए थे। अखिल ने ही संभाला, दिन रात उनकी सेवा की। रात रात भर जागकर उनके माथे पर बर्फ की पट्टियां रखता, पैर सहलाता, थोड़ी थोड़ी देर पर फलों का रस, पानी, दवाइयां वगैरह देता, बाथरूम तक सहारा देकर ले जाता। कोई कसर नहीं छोड़ी अखिल ने उनकी देखभाल में। उसकी पत्नी प्रीति से आखिर यह सब देखा नहीं गया और एक दिन उसने पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें इनसे इतना लगाव क्यों है? इतना महंगा मकान लिया और वो भी तमाम बंदिशों पर। फिर तुम्हारा ऑफिस भी यहां से इतनी दूर पड़ता है, जाने आने का खर्च अलग से। इससे कम पैसों में और बेहतर सहूलियत के साथ तुम्हारे ऑफिस के पास ही अच्छा मकान मिल जाता। लेकिन तुम्हें तो बस यही चाहिए था, यही जिद ठाने बैठे थे। आखिर कौन लगती है वह तुम्हारी? क्या रिश्ता है उनसे तुम्हारा? अखिल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन स्वयं पर काबू रखते हुए धीमी आवाज में बोला, चिल्लाओ मत, उनकी नींद खुल जाएगी। वह मेरी मां लगती हैं। पूछना है कुछ? मां? हाँ हाँ, प्रीति व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए बोली। कम से कम इस पवित्र रिश्ते को तो बदनाम मत करो। हम उम्र हैं वह तुम्हारी, देखने में भी अच्छी भली। चटाक। प्रीति कुछ और बोलती, इससे पहले ही अखिल का हाथ उठ गया। हतप्रभ प्रीति देखती ही रह गई। अखिल बोलता चला गया, हाँ, मां लगती हैं वह मेरी। उनकी कोख में पले शरीर का एक अंग प्रत्यारोपित है मेरे शरीर में। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है।
आज जो मैं चल फिर रहा हूं, तुम्हारे सामने हूं, तो केवल उनकी ही बदौलत। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके गुर्दे दान कर दिए थे, जो मुझे ही प्रत्यारोपित हुए। डॉक्टर ने बताया था कि बेटे की मौत के सदमे में भी विवेक से पल्ला नहीं झाड़ा उन्होंने और महादान किया। उन्होंने यह तक नहीं देखा कि अंग किसे मिला। मैंने यह मकान जानबूझकर किराए पर लिया ताकि उनके निकट रह सकूं, कुछ तो सेवा कर सकूं उनकी। इस तरह कुछ तो ऋण हो जाऊंगा, और अब से तुम भी उनकी अपने सास ससुर की तरह सेवा करना। प्रीति अब भी मुंह बाएं देख रही थी उस मां के इस बेटे को। कितना अनोखा था यह रिश्ता। पहला जन्म न सही, दूसरा जन्म तो दिया ही था रेखा ने अखिल को।